हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए एग्जाम ओरिएंटेड साइंस क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा युग अमीनो अम्ल से नहीं बनता है। डीएनए में उपलब्ध कौन सा युग अमीनो अम्ल से नहीं बनता है। जिस किसी भी प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को पता है तो वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, टायरोसिन। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन ये सभी नाइट्रोजन बेस हैं जो डीएनए की संरचना में पाई जाती हैं। ये प्यूरिन और पायरिमिडीन वर्ग के यौगिक हैं। ये बेस अमीनो अम्ल से नहीं बनते बल्कि नाइट्रोजन युक्त हेट्रोक्लिक यौगिक से बनते। जबकि टायरोसिन जो है एक अमीनो अम्ल है जो प्रोटीन संश्लेषण में काम करता है, लेकिन यह डीएनए का हिस्सा नहीं होता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो डीएनए में 4 मुख्य बेस होते हैं। ये बेस है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। अमीनो अम्ल वह यौगिक होते हैं जो प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है। तो इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सोमेटोस्टेसिन ये तीनों जो है, ये तीनों आपके जो है अग्नाशय या पेनक्रियास से स्रावित होते हैं, जबकि वैसोप्रोसिन यह स्रावित नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय से निकलने वाले प्रमुख हार्मोन्स जो हैं वो इंसुलिन है, ग्लूकेगॉन है और सोमेटोस्टेसिन है। जबकि वैसोप्रोसिन जो है एडीएच या है एडीएच पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलते हैं, ना कि अग्नाशय से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होती है, क्योंकि प्रकाश किरणें व्यक्ति के सिर और पैरों के से दर्पण के बीच के हिस्से पर पड़ती है, जिससे आधे दर्पण की ऊंचाई में पूरा प्रतिबिंब दिखाई देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, मनुष्य की आंखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाती हैं। मनुष्य की आंखें जो होती हैं किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाती। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, रेटिना पर। रेटिना आंख के अंदर की परत होती है जहां प्रकाश की किरणें एकत्रित होकर छवि बनाती हैं। रेटिना में फोटोरिएक्टर सेल्स, रोड्स और कोन्स होते हैं जो प्रकाश को संजीव संकेतों में परिवर्तित करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से गैस मिश्रण में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित गैस मिश्रण में से कौन सा गैस बिल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है। तो चलते देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। गैस बिल्डिंग में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस मिश्रण का प्रयोग करते हैं। गैस बिल्डिंग में आमतौर पर ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैसों का मिश्रण जलाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन मानव रक्त की स्वेत रक्त कणिका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव रक्त की श्वेत रक्त कणिका नहीं है, व्हाइट ब्लड सेल नहीं है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जेंथोफिल जो है वह श्वेत रक्त कणिका नहीं है। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इयोसिनोफिल ये सभी प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जिन्हें ग्रैन्युलोसाइट्स भी कहा जाता है। जेंथोफिल कोई मान्यता प्राप्त प्रकार की श्वेत रक्त कणिका नहीं है या कोई जीव वैज्ञानिक या चिकित्सा शब्द नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा बेकिंग पाउडर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा बेकिंग पाउडर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, टार्टेरिक अम्ल में। टार्टेरिक अम्ल जो है अंगूर और इमली में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह अम्ल बेकिंग सोडा में भी उपयोग होता है क्योंकि यह अम्लीय गुण देता है जो बेकिंग सोडा के साथ प्रतिक्रिया करता है। सिट्रिक अम्ल भी फलों में पाया जाता है, खासकर नींबू और संतरे में। एसिटिक अम्ल सिरके का मुख्य घटक है। लैक्टिक अम्ल जो है दही और किण्वित पदार्थों में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, कौन सा पौधा जल में उपस्थित प्रदूषण को सर्वाधिक अवशोषित करता है।
कौन सा पौधा जल में उपस्थित प्रदूषण को सर्वाधिक अवशोषित करता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इकोर्निया पौधा। इकोर्निया जल में उपस्थित प्रदूषकों को सोखने वाला सर्वाधिक प्रभावी पौधा है। यह तेजी से बढ़ता है, जिसे कभी कभी यह समस्या भी बन जाता है। इसे प्राकृतिक जल शोधक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है, आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, क्रोमियम व निकेल। स्टेनलेस स्टील एक विशेष प्रकार का स्टील होता है जो जंग नहीं लगने देता है और चमकदार होता है। इसे बनाने के लिए लोहे में निम्न तत्व मिलाए जाते हैं। क्रोमियम जंग से सुरक्षा के लिए लगभग 10.5%, इससे अधिक। निकेल मजबूती और लचीलापन और चमक के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर की सबसे कठोर ऊतक क्या है? मानव शरीर की सबसे कठोर ऊतक क्या है? तो मानव शरीर के सबसे कठोर ऊतक जो है वह दांत का एनामल है। एनामल दांत का सबसे बाहरी और सुरक्षात्मक आवरण देता है। यह मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक है, यहाँ तक कि हड्डी से भी ज्यादा कठोर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की प्रतिकृति किस चरण में होती है? कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की प्रतिकृति किस चरण में होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरफेस में। इंटरफेस वह चरण होता है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयारी करती है। इस चरण में डीएनए की प्रतिकृति होती है ताकि प्रत्येक नए कोशिका को पूरा गुणसूत्र मिले। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रेडिएशन से सुरक्षा के लिए कौन सी धातु सर्वाधिक प्रभावी होती है? रेडिएशन से सुरक्षा के लिए कौन सी धातु सर्वाधिक प्रभावी होती है? एल्युमिनियम, सीसा, लोहा या सोना? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, सीसा। लेड या सीसा की घनता अधिक होती है, गामा किरणों को अवशोषित कर लेता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है कौन सा जीन पौधों में कीट प्रतिरोधी बनाने हेतु जोड़ा जाता है? कौन सा जीन पौधों में कीट प्रतिरोधी बनाने हेतु जोड़ा जाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, बीटी जीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा पहला ट्रांसजेनिक जानवर कौन सा था? पहला ट्रांसजेनिक जानवर कौन सा था? तो पहला ट्रांसजेनिक जानवर जो था वो था ऑप्शन बी, ओनोको माउस। ओनोको माउस जो है पहला ट्रांसजेनिक जानवर था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है एलिसा टेस्ट किसके लिए प्रयोग होता है? एलिसा टेस्ट किसके लिए प्रयोग होता है? ब्लड प्रेशर के लिए, एचआईवी जांच के लिए, प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए या मलेरिया के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एचआईवी जांच के लिए एलिसा टेस्ट का प्रयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, या प्रतिरक्षा प्रणाली में बने एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। एचआईवी जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मानव के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मानव के शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं वह 12 जोड़ी होती है। मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, यानी कुल 24 पसलियां होती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जब कोई वस्तु जल में पूरी डुबाई जाती है तो क्या होता है? जब कोई वस्तु जल में पूरी डुबाई जाती है तो क्या होता है? भार बढ़ता है, भार घटता है, आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भार घटता है। या किस लिए? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पाचन में सबसे पहले कौन सा एंजाइम क्रियाशील होता है? पाचन में सबसे पहले कौन सा एंजाइम क्रियाशील होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैलिवरी एमाइलेज। यह लार में पाया जाता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है यह एंजाइम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? अस्त होते समय सूर्य जो है लाल दिखाई क्यों देता है, आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकीर्णन के कारण हमें सूर्य जो है लाल दिखाई देता है। जब सूर्य अस्त या उदय होता है तब उसकी किरणें वायुमंडल में लंबी दूरी तय करती हैं। इस दौरान प्रकीर्णन होती है जिसमें वायुमंडल की धूल और अणु छोटी तरंग दैर्घ्य वाली नीली और बैंगनी किरणों से ज़्यादा बिखेरती हैं, जबकि लाल रंग जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है वह सबसे कम बिखरता है और हमारी आंखों तक सीधे पहुंचता है। इसलिए हमें अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कार की पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पण में से किसका उपयोग होता है? कार की पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकाश के दर्पण में से किसका उपयोग होता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है, उत्तल दर्पण का होता है। उत्तल दर्पण
का उपयोग वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है, जैसे कि कार के साइड मिरर में। यह दर्पण विस्तृत क्षेत्र प्रदान करता है जिससे चालक को अधिक क्षेत्र दिखाई देता है। इसमें बनी छवि आभासी, सीधी और छोटी होती, लेकिन यह देखने के लिए उपयुक्त होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो दिखाई देता है वह काला दिखाई पड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पृथ्वी पर आकाश हमें नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में गैस कर प्रकीर्णन करते हैं, खासकर नीली रोशनी का, लेकिन अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, भले ही सूरज चमक रहा हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है तो उसकी प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वह 2, 8, 5 है तो इसकी प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है 2, 8, 5 का मतलब है पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे सेल में है 5 इलेक्ट्रॉन है। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगा 2 + 8 + 5 यानी कि 15। किसी तटस्थ परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है? तो प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसलिए इस तत्व में प्रोटॉन की संख्या जो हो जाएगा 15 हो जाएगा। और अतिरिक्त जानकारी आपको दे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 वाले तत्व का नाम है फास्फोरस, इसका परमाणु क्रमांक 15 होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है, क्वेश्चन पूछा है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह को नोबेल गैसों का समूह कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह को नोबेल गैसों का समूह कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समूह 18 को। इस समूह में शामिल सभी तत्व गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं जो अत्यंत अक्रियाशील होते हैं। ये नोबेल गैस जो हैं वह हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान और आगेनसन। यह एक कृत्रिम रूप से निर्मित गैस है आगेनसन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में मेंडलीव ने 1869 में अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत की। इसमें तत्वों को अपने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था, साथ ही उन्होंने रासायनिक गुणों की आवृत्तिका के आधार पर इसे सजाया था। आधुनिक आवर्त सारणी में हेनरी मास्ली ने यह सिद्ध किया कि तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर रखना अधिक वैज्ञानिक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है? दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा, चलिए राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए। दूरदृष्टि दोष वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता जबकि दूर की वस्तुएं ठीक दिखाई देता है। इस दोष को उत्तल लेंस की सहायता से सुधारा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है, मायोपिया जिसे निकट दृष्टि दोष बोलते हैं को ठीक किया जाता है, किसके द्वारा ठीक किया जाता है? तो राइट आंसर चलिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण से, अवतल लेंस से, सॉरी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल लेंस से। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति निकट की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती। इस दोष को अवतल लेंस की सहायता से ठीक किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस या लाफिंग गैस कहा जाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, N2O। N2O को N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को आमतौर पर हास्य गैस कहा जाता है। यह एक रंगहीन, मीठी, गंध वाली गैस है जो सांस लेने पर कुछ समय के लिए हंसी जैसा प्रभाव उत्पन्न करती और व्यक्ति को अवचेतन कर सकती है। यह गैस दंत चिकित्सा और सर्जरी में हल्के एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किस में किया जाता है? तो डेसिबल इकाई का जो प्रयोग किया जाता है ऑप्शन बी, ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा है, किस तत्व को धातुओं का राजा कहा जाता है? किस तत्व को धातुओं का राजा कहा जाता है? तो सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है जबकि धातुओं की रानी
चांदी को कहा जाता है? तो सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मनुष्य की सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? मनुष्य की सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के सामान्य शरीर का तापमान जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, या 37 डिग्री सेल्सियस के 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मनुष्य के सामान्य शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, जबकि सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये है टॉप 30 साइंस के क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से टेस्ट है, एलिसा टेस्ट किसके लिए प्रयोग होता है? एलिसा टेस्ट जो है वह किसके लिए प्रयोग होता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल।